हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र को उसने अमेरिका के समकक्ष बना दिया है मिसाइल की टेक्नोलॉजी में। एक भी देश ने हमको मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं दी, एक भी देश ने, एक भी मल्टीनेशनल ने हमको वो टेक्नोलॉजी नहीं दी। वो डॉक्टर कलाम की बुद्धि से निकली है, जिसने कभी अंग्रेजी पढ़ी नहीं, बचपन में कॉन्वेंट में कभी गया नहीं। तो आप क्यों ये मान के बैठे हैं कि आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे? एक दूसरी बात और कहते हैं लोग कि राजीव भाई अंग्रेजी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। दुनिया के मुश्किल से 12 देश हैं जहां अंग्रेजी चलती है, बाकी 188 देशों में अंग्रेजी चलती नहीं। और अगर 188 देशों में जो भाषा चलती नहीं वो इंटरनेशनल कैसे है? वो तो कभी नहीं हो सकती अंतर्राष्ट्रीय। तीसरा, कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है। मैं कहता हूं दुनिया में अंग्रेजी से रद्दी कोई दूसरी भाषा नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? ये अंग्रेजी ही भाषा है जिसमें काका भी अंकल, ताऊ भी अंकल, मौसा भी अंकल, मामा भी अंकल, फूफा भी अंकल, फूफा का फूफा भी अंकल, सब अंकल। और ये अंग्रेजी ही है जिसमें काकी भी आंटी, मौसी भी आंटी, मामी भी आंटी, फूफी भी आंटी, सब आंटी। अब आप मुझे बताइए कि काकी को मौसी बना सकते हैं या फूफा को मामा कह सकते हैं? अंग्रेजी वाले तो यही कहते हैं, सब अंकल हैं उनके यहां या सब आंटी। इसका मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी इतनी रद्दी भाषा है जिसमें अपने रिश्तों को कहने के लिए शब्द नहीं है। और जिस भाषा में अपने रिश्तों को कहने के शब्द ना हो वो दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। अंग्रेजी में शब्दों की बहुत कमी है। कुल मिलाकर अंग्रेजी में मूल शब्द हैं 2600, सिर्फ 2600। दुनिया की तमाम भाषाओं से जो उधार लिया है उन्होंने, फ्रेंच से लिया सबसे ज्यादा, जर्मन से लिया, लैटिन से लिया, डच से लिया, इटालियन से लिया। दुनिया की तमाम भाषाओं से जो उधार लिए हुए शब्द हैं उन सबको मिला दिया जाए तो अंग्रेजी में कुल शब्द हैं 12,000 बस। और आपको शायद मालूम नहीं है कि अंग्रेजी में कुल मिला के 12,000 शब्द हैं। मराठी में इस समय 48,000 शब्द हैं। अब आप बताइए कि मराठी बड़ी है कि अंग्रेजी बड़ी है? अंग्रेजी से 4 गुने ज्यादा शब्द हैं मराठी में। गुजराती में इस समय 40,000 शब्द हैं, अंग्रेजी में सिर्फ 12,000 है। अंग्रेजी से 3.5 गुने ज्यादा। हिंदी में इस समय 72,000 शब्द हैं, अंग्रेजी से 6 गुने ज्यादा। और संस्कृत में 1.5 लाख शब्द हैं। अंग्रेजी की बाप है संस्कृत। और आप जान लीजिए, अगर आपके बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं तो दुनिया के इतने बड़े खजाने से वो वंचित हो रहे हैं जो हमारे पास है, किसी के पास नहीं। और ये भी जान लीजिए कि अभी दुनिया के वैज्ञानिकों को एक डर लग रहा है कि अंग्रेजी में काम करने वाले सब कंप्यूटर बंद हो जाएंगे सन 2000 के बाद। हां, डर लग रहा है उनको। तो बहुत वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि फिर उन कंप्यूटरों को आगे चलाने के लिए हमको संस्कृत की जरूरत पड़ेगी। इसलिए दुनिया के कई देशों में संस्कृत की एल्गोरिदम, संस्कृत के सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। जर्मनी में सबसे ज्यादा बन रहा है। जर्मनी की सरकार ने तो पूरी एक यूनिवर्सिटी बना रखी है संस्कृत पर रिसर्च करने के लिए। पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है उनके यहां। और जितने संस्कृत के ग्रंथ यहां से जर्मनी में हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक जर्मनी का विद्वान था मैक्स मूलर, जितना संस्कृत भाषा का अध्ययन उसने किया है शायद ही किसी विदेशी ने किया होगा। और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत। ये मैक्स मूलर ने कहा, खुद जर्मन था और इसलिए उसने संस्कृत में अध्ययन करना शुरू किया। तो आप जान लीजिए, अगर आपके बच्चे 21वीं शताब्दी में जाना चाहते हैं तो उनको संस्कृत पढ़ाइए, क्योंकि 21वीं शताब्दी की भाषा होगी संस्कृत। अंग्रेजी तो डूबने जा रही है। और अंग्रेजी इसलिए भी डूबने जा रही है कि जिन देशों की भाषा है अंग्रेजी, वो देश डूबने जा रहे हैं।
सबसे बड़ा देश है अंग्रेजी वाला इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। ब्रिटेन डूबने जा रहा है। कैसे? ब्रिटेन में इस समय इतनी भयंकर क्राइसिस है कि पीने का पानी नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस समय ब्रिटेन में पीने का पानी शराब से महंगा, शराब से महंगा है पीने का पानी, है नहीं पीने का पानी। तो वहां क्या हो रहा है? टॉयलेट के पानी को 7-7 बार रिसाइकिल करके पीना पड़ता है। यह हालत है उनके देश की। और वहां के वैज्ञानिकों में आजकल एक बहस छिड़ी हुई है कि हमारे पास अरबों डॉलर है और उस अरबों डॉलर से हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बना पाए आज तक कि समुद्र के पानी को मीठा बना दे। नहीं कर पाए आज तक, असफल रहे। और जिस देश में पानी नहीं रहता उसकी सभ्यता नष्ट होती है सबसे पहले, जान लीजिए आप। दुनिया की वो सारी सभ्यताएं नष्ट हुई हैं जहां पानी नहीं रहा। हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारे यहां पानी रहा इसलिए हस्ती हमारी है। और हिंदुस्तान की पूरी सभ्यता पानी पर टिकी हुई सभ्यता है, माने नदियों के किनारे विकसित हुई है। हिंदुस्तान की पूरी सभ्यता नदियों के किनारे विकसित होने वाली सभ्यता। और हिंदुस्तान के हर वो शहर बड़े माने जाते हैं जो किसी नदी के किनारे हैं। प्रयागराज, नासिक, कोई भी शहर ले लीजिए जो हिंदुस्तान के पुराने ग्रंथों में महत्वपूर्ण माना जाता है, बनारस, काशी, सब नदियों के किनारे विकसित हुए शहर, हरिद्वार, ऋषिकेश, कोई भी नाम ले लीजिए। तो हिंदुस्तानी सभ्यता तो ये बड़ी सभ्यता इसलिए है कि नदियों के किनारे विकसित हुई है, माने पानी रहा है पानी के किनारे। अब ब्रिटेन में पानी ही खत्म हो गया, ग्राउंड वाटर खत्म हो गया। और चूंकि ग्राउंड वाटर खत्म हो गया इसलिए टॉयलेट के पानी को इस्तेमाल करना पड़ता है रिसाइकिल करके। ऐसे हालत हैं उनके, डूबने जा रहे हैं वो। और एक दूसरी बात मैं अमेरिका के बारे में भी कह रहा हूं। अगले 2-3 साल में मैं ऐसा कहता हूं कि नेचुरल करेक्शन ईयर शुरू होने जा रहा है। इस बात को समझिए, कुछ गंभीर सी बात है। प्रकृति पर इतना अत्याचार किया है अमेरिका वालों ने, यूरोप वालों ने, कि प्रकृति अब इनको सबक सिखाने जा रही है। और इसका डर उनको लग रहा है। क्या डर लग रहा है? अभी कुछ दिन पहले जापान में एक सम्मेलन हुआ था, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। वो शहर का नाम है क्योटो। क्योटो में दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिक इकट्ठे हुए और अंग्रेजी वाले देशों के सबसे ज्यादा वैज्ञानिक थे। क्या चिंता करने के लिए कि हम सब मरने वाले हैं, ये कह रहे थे। कैसे मरने वाले हैं? इन देशों ने प्रकृति पर क्या अत्याचार किए हैं। इन्होंने अपने सभ्यता के लिए, अपने को स्मार्ट बनाने के लिए, अपने को ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाने के लिए सबसे ज्यादा सत्यानाश किया है जंगलों का। और जंगल इन्होंने क्यों काटे हैं? टॉयलेट पेपर बनाने के लिए। आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि हम हिंदुस्तानी कितने ऊंचे हैं और यूरोप अमेरिका वाले कितने नीचे हैं। हम कभी भी टॉयलेट में पेपर इस्तेमाल नहीं करते। हमारे यहां तो पानी इस्तेमाल करने की परंपरा है, उनके यहां हमेशा टॉयलेट में पेपर ही इस्तेमाल होता है। और टॉयलेट का पेपर इस्तेमाल करने के लिए हजारों हेक्टेयर जंगल बर्बाद कर दिए उन्होंने, सिर्फ इस बात के लिए। अब उनको अंदाजा है कि हमने सत्यानाश किया है अपना। तो अब क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान जाओ और वहां से टेक्नोलॉजी लेकर आओ। किसकी? लोटे की टेक्नोलॉजी लेकर आओ। इसको आप मजाक में मत लीजिए, ये मैं बहुत गंभीर बात आपसे कह रहा हूं। ये हमारा ही देश है जो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। उनके पास नहीं है। वो जानते ही नहीं कि पानी का क्या इस्तेमाल करते हैं टॉयलेट में, वो जानते नहीं। उनकी प्रॉब्लम है ये। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनका डेलीगेशन अब हिंदुस्तान आ रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान से लोटे एक्सपोर्ट करने का सबसे बड़ा बिजनेस अब शुरू होने वाला है। ऐसे ही एक दूसरी प्रॉब्लम है उनके यहां। उन्होंने क्या किया कि तरक्की के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर एयर कंडीशनर बनाए, रेफ्रिजरेटर्स बनाए, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाया और तमाम उल्टे सीधे काम किए। अब उससे क्या हुआ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसेस निकले।
जिसने प्रदूषण किया पर्यावरण में। और प्रदूषण इतना हो गया है पर्यावरण में उनके यहां कि ओजोन में डिप्लीशन होना शुरू हो गया। अब ओजोन में अगर डिप्लीशन होगा तो अल्ट्रावायलेट रेजेस आएंगे जिनका टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब वहां खतरा जानते हैं क्या हो गया? खतरा यह हो गया है कि पहले ही टेम्परेचर बहुत बढ़ गया पिछले 10-15 सालों में। अब अगर और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या होगा? नॉर्थ पोल पर जो बर्फ है वो पिघलना शुरू होगी, और वो बर्फ अगर पिघलेगी और 1 मीटर वाटर लेवल इंक्रीज किया समुद्र में तो सबसे पहले कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क डूबेगा उसमें, ये जान लीजिए। इसलिए उनके हाथ कांप रहे हैं आजकल, कह रहे हैं कि अब बचने के लिए कोई रास्ता बताओ। न्यूयॉर्क डूबेगा, कैलिफोर्निया डूबेगा। लेकिन मुझे जो दूसरा दुख है और डर है वो ये कि अत्याचार किया है इन्होंने और उसमें बेचारे मारे जाएंगे कई गरीब देश। अगर अमेरिका का कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क डूबा तो बांग्लादेश भी डूब जाएगा, श्रीलंका भी डूब सकता है। ऐसे 70-80 देश हैं गरीब जिन्होंने कुछ नहीं किया, बेचारे एकदम इनोसेंट हैं, वो डूबेंगे क्योंकि ये अमेरिकी और यूरोपीय लोगों ने अत्याचार किया है प्रकृति के ऊपर। और मैं तो मानता हूं कि प्रकृति के ऊपर तुम अत्याचार करो, उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद प्रकृति खुद बदला ले लेती है। इसी को मैं कहता हूं कि अगले 2 साल के बाद नेचुरल करेक्शन ईयर शुरू होने जा रहा है, और इसमें क्या होगा? आप देखेंगे भयंकर बाढ़ें आएंगी, आप देखेंगे भयंकर तूफान आएंगे, आप देखेंगे कि भयंकर टेक्टोनिक डेवलपमेंट होंगे, भूकंप आएंगे, और ऐसे ऐसे काम होंगे जिनको आप कल्पना नहीं कर सकते। और हो सकता है अमेरिका, यूरोप की 1/3 आबादी उसमें खत्म हो जाए। ये इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया। इसके लिए वो मिले थे अभी क्योटो में कि क्या करें अब। तो उनमें जितने वैज्ञानिक थे नोबेल लॉरिएट जो आए, उनमें से सबने एक ही बात कही कि हमने तो सत्यानाश कर लिया अपना, अब दुनिया में एक ही देश है जो हमको दिशा दे सकता है, वो है हिंदुस्तान। तो एक वैज्ञानिक ने पता है क्या कहा? वो संस्कृत जानता, उसने कहा कि हिंदुस्तान से दिशा मिलेगी। क्यों? तो उसने एक श्लोक पढ़ के सुनाया जिसको मैं अक्सर हर जगह कहता हूं कि हिंदुस्तान ही है जहां पर ये फिलॉसफी है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां वृद्ध कस्य सिद्धनम। माने जो कुछ इस चराचर जगत में है वो सब त्याग पूर्वक भोग करने के लिए है। माने लिमिटलेस कंजम्पशन नहीं कर सकते, कंजम्पशन को लिमिटेड करना पड़ेगा, उपभोग को कम करना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि ये सीखना हो तो हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। अब आप देखिए कि तरक्की क्या है और बर्बादी क्या है। हमने माना कि तरक्की वो है जो अमेरिका कर रहा है, यूरोप कर रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि बर्बादी के कगार पर वो पहुंच गए। तरक्की का माने ये होता है कि आप अपने जीवन में चीजों का कितना कम से कम इस्तेमाल करते हैं, ये है तरक्की। और बर्बादी क्या है? आप जीवन में अपनी जरूरत से ज्यादा जितना इस्तेमाल करते हैं वो है बर्बादी।